गुप्त काल के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे समुद्रगुप्त का। पिछले वीडियो में हमने आपको गुप्त शासन कैसे प्रारंभ हुआ और उसके प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त एक ऐसा नाम है गुप्त शासकों में जिनके शासनकाल में गुप्त काल ने अपना सर्वाधिक उन्नति प्राप्त की थी। तो समुद्रगुप्त का जब हमने अध्ययन किया तो उनका जो शासन काल है वो 350 ईस्वी से 375 ईस्वी के बीच में प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और उनकी लिच्छवी पत्नी कुमार देवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त को जानने का जो स्रोत हम इतिहास में पाते हैं तो सबसे पहला स्रोत है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के इतिहास का जो सबसे पहला जानकारी का स्रोत है वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो है नाम से ही स्पष्ट है, वो इसको इलाहाबाद स्तंभ भी बोला जाता है। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक जो होता है वो युद्ध और संधि का मंत्री होता है, जिसे कि आज के समय में हम विदेश मंत्री बोलते हैं। तो इस प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वह समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक या मंत्री हरिसेन ने कराया था। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो हरिसेन द्वारा लिखाया गया है और हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक मंत्री था। संधि विग्राहक जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि संधि और विग्राहक मतलब संधि कराने वाला या विग्राहक माने युद्ध कराने वाला। संधि और युद्ध का यह मंत्री था और इसे आज का विदेश मंत्री मानते हैं। प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है ये मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। मध्यकाल में मुगल शासक अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगा करके इलाहाबाद के किले में सुरक्षित रखा था। इसमें अकबर के जो दरबारी हैं जिनका आपने नाम सुना होगा बीरबल, उनका भी लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में बीरबल का भी लेख मिलता है जो कि अकबर के दरबारी थे। चूंकि हम यहाँ पर मुगल काल का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में अगर बीरबल का लेख मिलता है तो हम इसका इस जगह पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखा यह गया है कि प्रयाग प्रशस्ति का जो आरंभिक लेख है वो सम्राट अशोक द्वारा खुदवाया गया था। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन से पहले सम्राट अशोक ने भी इसमें अपना लेख लिखाया था। इस लेख में उन्होंने बौद्ध संघ में विभेद जो उस समय उत्पन्न हो रहा था उसको रोकने के लिए कौशाम्बी के महामातों को आदेश प्रदान किया था। अर्थात इस लेख में सम्राट अशोक का एक हिसाब से शासनादेश भी उल्लिखित है, अर्थात उनका एक शासनादेश भी है जिसे उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में खुदवाया था और बाद में उसे समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने भी उसमें बात को अपना लेख बनवाया था। तो ये जो है ऐसा वो था स्तंभ लेख जिसमें कि आपको 2-3 राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसे अकबर ने इलाहाबाद किले में बात को सुरक्षित रखवा दिया गया था। इस लेख को जब हम देखते हैं तो ये समुद्रगुप्त के काल का जो इसमें हरिसेन ने लेख लिखवाया है ये ब्राह्मी लिपि में और विशुद्ध संस्कृत में लिखा है, ब्राह्मी में और संस्कृत में। प्रयाग प्रशस्ति लेख बहुत आता है, अब इसको जरूर मतलब इसको समझ लें कि ये ब्राह्मी और संस्कृत लिपि में लिखा है। अशोक के समय में निश्चित रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया होगा और समुद्रगुप्त या हरिसेन के समय में इसको संस्कृत में लिखाया गया होगा।
इसकी जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वो पद्यात्मक हैं। प्रारंभिक जो पंक्तियां हैं वो गेय हैं, मतलब ये पद्य में है, और जो अंतिम पंक्तियां हैं, बीच की पंक्तियां हैं, वो हैं गद्य में। इसलिए इसको जो, चूंकि ये प्रारंभिक पंक्तियां जो है पद्य में है, तो इसे प्रयाग प्रशस्त, प्रशस्त मतलब ये होता है कि गा करके बोला जाता है या कविता के रूप में बोला जाता है, तो इसको इसीलिए प्रशस्त बोला गया है। इसे काव्य भी बोला गया है। लेकिन प्रयाग प्रशस्त में जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये संस्कृत की चंपू शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चंपू शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चंपू शैली ये होती है जिसमें कि आधा जो है कविता में होता है और आधा गद्य में होता है, उसी को चंपू शैली बोलते हैं। तो फिलहाल इसे काव्य माना गया है और इसका जो भाषा है वो अत्यंत ही मनोरम और प्रांजल भाषा है। इस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन काल में ही इसको लिखा गया है, क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त की मृत्यु की तिथि नहीं दिखाई गई है। संभवतः यह माना जाता है कि अगर हर्षेन उसकी मृत्यु के बाद लिखा था तो उसमें समुद्रगुप्त की मृत्यु की भी तिथि का अंकन करता। और इसके साथ ही समुद्रगुप्त के सिक्कों में अश्वमेध यज्ञ का जिक्र होता है। इस लेख में समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए माना गया है कि ये मरणोत्तर काव्य नहीं है, ये समुद्रगुप्त के जीवन काल में ही हर्षसेन द्वारा लिखाया गया था। तो समुद्रगुप्त के जानकारी का जो पहला स्रोत है वो है प्रयाग प्रशस्त। दूसरा जो है वो है एरण का लेख। एरण का जो लेख है वो मध्य प्रदेश के एरणिक नामक स्थान पर मिला है, जिसे कि एरण स्थान बोलते हैं, और ये आज के सागर जिले में स्थित है। ये जो लेख है समुद्रगुप्त का, ये खंडित अवस्था में पाया गया है। इसमें समुद्रगुप्त को पृथु और राघव आदि राजाओं से भी पढ़ करके दानी बताया गया है। उसे यह कहा गया है कि प्रसन्न होने पर वह कुबेर की भांति और क्रुद्ध होने पर यमराज के समान था। उसमें इसकी पत्नी का नाम दत्त देवी मिलता है। इस लेख से पता चलता है कि एरणिक प्रदेश या एरण प्रदेश उसका भोग नगर था। समुद्रगुप्त का इसे भोग नगर माना गया है। इसके अतिरिक्त गया और नालंदा में भी कुछ ताम्रपत्र ऐसे मिले हैं जिन पर क्रमशः गुप्त संवत की 9वीं और 5वीं तिथि का अंकन है। इसमें समुद्रगुप्त का नाम और उसकी उपाधियां भी अंकित की गई हैं। समुद्रगुप्त के इस ताम्रपत्र जो लेख हैं, इसमें उसकी उपाधियां और उसके जो है कुछ अन्य नाम भी अंकित किए गए हैं। लेकिन इसमें जब देखा गया तो इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां पाई गई हैं। इसमें जिस तिथि का अंकन है वो भी भ्रामक है, अर्थात वो स्पष्ट नहीं है। कई विद्वानों ने नालंदा और गया के ताम्रपत्र को एक फ्रॉड लेख माना है, अर्थात ये माना है कि वास्तविक लेख नहीं है, कोई कूट रचित या जाली या फ्रॉड लेख है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के कई ऐसी मुद्राएं हैं जिससे उसके जीवन और कार्यों पर भी प्रकाश पड़ता है। समुद्रगुप्त की जो सबसे पहली मुद्रा है वो है गरुड़ मुद्रा। इस मुद्रा में जब पाया गया तो इसके मुख्य भाग पर उसे अलंकृत वेशभूषा में राजा की आकृति है, गरुड़ ध्वज है और उसमें उसका नाम लिखा है। मुद्रा लेख में उसे सैकड़ों युद्ध को जीतने वाला राजा और रिपुओं का मर्दन करने वाला अजय राजा कहा गया है। इसमें लिखा है समर सतु वितत बीज योजित रिपुराजितो दिव्य जय। ये ऐसा उत्कीर्ण है, इसका अर्थ है कि उसने सैकड़ों राजाओं को या सैकड़ों युद्धों को जीता था और अपने शत्रुओं के मान का मर्दन किया था। गरुड़ प्रकार के सिक्कों में पृष्ठभाग पर
सिंहासन पर बैठी देवी के साथ पराक्रम शब्द भी अंकित है। इस प्रकार के जो सिक्के हैं उसे माना गया है कि उसने नागवंशी राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद इसका जो दूसरा सिक्का पाया गया है उसे बोलते हैं धनुर्धारी सिक्का। इस सिक्के में मुख्य भाग पर सम्राट को धनुष और बाण लिए हुए खड़े दिखाया गया है तथा मुद्रा लेख में उसे अजय राजा पृथ्वी को जीतकर उत्तम कर्मों से वो स्वर्ग को जीतता है ऐसा लिखा है। आप्रति रथो विजितय छित सुचरिते दिवजयत ऐसा उत्कीर्ण है। इसका मतलब है कि उसने अपने उत्तम कर्मों से पृथ्वी को जीता, इसके बाद वो स्वर्ग को भी जीतता है। इसके पृष्ठभाग पर सिंह वाहिनी देवी के साथ साथ उसकी उपाधि आप्रति रथा अंकित है। इसका जो तीसरा सिक्का है वो है परशु प्रकार का। समुद्रगुप्त का जो तीसरा सिक्का परशु प्रकार का है, इसमें उसके मुख्य भाग पर उस राजा को हाथ में परशु या फरसा धारण किए हुए दिखाया गया है। मुद्रा लेख पर कृतांत परशु राजा राजाओं का विजेता और अजय राजा था, अर्थात लिखा है कृतांत परशु जयते याजित राजजेता जिता। और इसके पृष्ठभाग पर देवी की आकृति अंकित है और उसकी उपाधि कृतांतु परशु अंकित है। जो इसका चौथा सिक्का पाया गया है वो है अश्वमेध यज्ञ। इस प्रकार के सिक्कों में मुख्य भाग पर या पहले भाग पर यज्ञ रूप में बंधे घोड़े का चित्र है। मुद्रा लेख में लिखा है राजाधिराज पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध का अनुष्ठान करके वो स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करता है। इसमें ऐसा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के जो सिक्के हैं वो उसके अश्वमेध यज्ञ को प्रदर्शित करते हैं। राजाओं का राजा उसे अर्थात राजाधिराज बोला गया है। इस सिक्के पर उत्कीर्ण है राजाधिराजो पृथ्वी विजितय दिवम जयत्ता ए गृहीत वाज मेघा। इसके पृष्ठभाग पर राजमहिषी या राजरानी का चित्र है और उसके साथ मतलब जो उसकी राज रानी है तत् देवी उसका चित्र है और उसके साथ साथ अश्वमेधा उत्कीर्ण है। जो समुद्रगुप्त का जो पांचवा सिक्का पाया गया है वो है व्याघ्र हनन प्रकार। इस प्रकार के सिक्कों पर मुख्य भाग पर या पहले भाग पर धनुष बाण से व्याघ्र का या बाघ का आखेट करते हुए राजा की आकृति उत्कीर्ण है और उसकी उपाधि व्याघ्र पराक्रम अंकित है। इसके पृष्ठ भाग पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति उत्कीर्ण है और उसके साथ साथ राजा समुद्रगुप्त का नाम उत्कीर्ण है। इस प्रकार के सिक्के से पता चलता है कि समुद्रगुप्त को आखेट का या शिकार का भी प्रेम था। जो उसका अंतिम प्रकार का एक सिक्का पाया गया है वो है बीड़ा वादन प्रकार। इस सिक्के में जो पहला भाग है उस पर उसे बीड़ा बजाते हुए राजा की चित्र उत्कीर्ण है। मुद्रा लेख में महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्ता उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर हाथ में कारने कापिया लिए हुए लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण है। इससे दिखाई पड़ता है कि समुद्रगुप्त को संगीत प्रेम में भी रुचि थी। तो समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्त और जो है एरण अभिलेख और उसके ये 6 प्रकार के सिक्के ऐसे हैं जो उसके इतिहास की हमको जानकारी देते हैं। समुद्रगुप्त का अगर हम राज्यरोहण देखते हैं कि उसका मतलब उसने वो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर क्या कैसे बैठा है, तो उसके बारे में जो इसके लेख हैं या प्रयाग प्रशस्त के जो लेख हैं वो ये बताते हैं कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के प्रथम के बाद उसके गद्दी पर बैठा था। और प्रयाग प्रशस्त के प्रारंभ के जो 8 लेख हैं
1 से 8 तक के जो लेख हैं वो उसके राजरोहण या गद्दी पर बैठने के बारे में बताते हैं। हालांकि ये जो लेख हैं इसमें कुछ खंडित अवस्था में हैं। चौथे श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने का वर्णन है। किसमें? प्रयाग प्रशस्त में। संभवतः समुद्रगुप्त ने अपने भाइयों का जो है मान मर्दन करके गुप्त की गद्दियों को हासिल किया था। ये माना गया है कि समुद्रगुप्त के भाइयों ने उसके निर्वाचन का विरोध किया था। इसके लिए समुद्रगुप्त को उत्तराधिकार का युद्ध भी लड़ना पड़ा था और इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो कांच नामक उत्तराधिकारी ने किया था। ये माना गया है कि समुद्रगुप्त को जो उत्तराधिकार का युद्ध है वो कांच नामक उत्तराधिकारी से लड़ना पड़ा था, क्योंकि गुप्त काल के इतिहास में कांच नामधारी के कुछ सिक्के मिले हैं, अर्थात कुछ सिक्के ऐसे हैं जिस पर कांच नाम भी उत्कीर्ण है। संभवतः ये माना गया है कि जो कांच था वो समुद्रगुप्त का बड़ा भाई था, अर्थात वो उस राजगद्दी का उत्तराधिकारी था और समुद्रगुप्त ने उसकी हत्या करके गुप्तों की गद्दी को प्राप्त किया था। लेकिन कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि समुद्रगुप्त का कोई कांच नामक व्यक्ति से उत्तराधिकार का युद्ध नहीं हुआ था, अपितु समुद्रगुप्त के ही बचपन का नाम कांच था। कांच द्वारा जब समुद्र तक अपनी विजय प्राप्त की गई तो उसी कांच को बाद को समुद्रगुप्त नाम दिया गया है, अर्थात समुद्रगुप्त का प्रारंभिक नाम ही कांच था। क्योंकि समुद्रगुप्त और जो कांच नाम के जो सिक्के मिले हैं इन दोनों में काफी समानता पाई गई है, इसलिए माना जाता है कि कांच द्वारा समुद्र तक विजय प्राप्त करने के बाद उसका नाम समुद्रगुप्त पड़ा था और समुद्रगुप्त को अपने भाई से कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा था। फिलहाल यह निश्चित है कि समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त शासकों की गद्दी प्राप्त होती है और अगर समुद्रगुप्त को कोई उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा था तो उस लड़ाई में या उस युद्ध में वो पूर्णतया सफल रहा और उसने अपने विद्रोहियों को शांत करके अपनी स्थिति को मजबूत किया था। ये उसके राजरोहण का जो है इतिहास मिलता है। इसके बाद समुद्रगुप्त के काफी युद्ध और उसके विजय का भी उल्लेख मिलता है और समुद्रगुप्त द्वारा जो सबसे पहला युद्ध किया गया था उसे बोलते हैं आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। समुद्रगुप्त का जो सबसे पहला युद्ध है उसे कहा गया है आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। अपने दिग्विजय यात्रा प्रारंभ करने की प्रक्रिया में समुद्रगुप्त को सबसे पहले भारत में उत्तरी सीमा पर या उत्तरी भारत में एक छोटा सा युद्ध लड़ना पड़ा था जिसमें उसने संयुक्त रूप से 3 शक्तियों को परास्त किया था। चूंकि इस युद्ध का उल्लेख प्रयाग प्रशस्त में 13वें और 14वें पंक्ति में मिलता है, इसलिए ये युद्ध पूर्ण रूप से प्रमाणित है अर्थात स्पष्ट है, चूंकि प्रयाग प्रशस्त की 13वीं और 14वीं पंक्ति में इस युद्ध का वर्णन पाया गया है। इस युद्ध में जो 3 शक्तियां सम्मिलित हुई थी उसमें पहला जो था वो था अच्युत। ये नागवंश का राजा था जो अहिछत्र या बरेली के क्षेत्र में रामनगर नामक स्थान का शासक था। रामनगर जो कि बरेली क्षेत्र में है और उस समय उसे अहिछत्र बोलते थे। ये वहां का शासक था और ये नागवंशी था। चूंकि अच्युत नाम के कुछ सिक्के मिले हैं तो इस शासक की जो वो है वो प्रमाणित होता है कि इसका भी एक इतिहास था। अगला जो था वो नागसेन था।
नागसेन भी नागवंशी राजा था, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित पद्मावती नामक स्थान का शासक था। पद्मावती जो कि ग्वालियर में है, और ग्वालियर जो है वो एमपी में है। और इस पद्मावती को आज के समय में पद्म पवैया नामक स्थान कहते हैं। तो नागवंश ये वहां का शासक था। और जो तीसरा शासक था वो माना गया है कोट कुलज था, या कोट कुलज। तो इन तीनों राजाओं के संयुक्त शक्तियों से समुद्रगुप्त को आर्यावर्त का प्रथम युद्ध लड़ना पड़ा था। कोल कुटज को कोल वंश का शासक माना जाता है, लेकिन इसका नाम नहीं मिलता है। इस आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में ही समुद्रगुप्त ने इन तीनों राजाओं के संघ को परास्त किया था। और हमने आपको बताया था कि उसका जो एक सिक्का मिला है, जो उसके नागवंशी राजाओं पर विजय का प्रतीक है। इस युद्ध के बाद जो समुद्रगुप्त को अगला युद्ध लड़ना पड़ता है वो होता है दक्षिणापथ का युद्ध। इसके बाद जो समुद्रगुप्त अगली लड़ाई लड़ता है, अगला युद्ध होता है, उसे बोलते हैं दक्षिणापथ का युद्ध। आर्यावर्त के युद्ध के बाद समुद्रगुप्त विंध्य पर्वत से दक्षिण में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता है। कौन सा जो क्षेत्र होता है? ये तुंगभद्रा और कावेरी के बीच का क्षेत्र होता है, दक्षिणापथ, विंध्य पर्वत के बाद। लेकिन इसमें जो है तमिल क्षेत्र शामिल नहीं होता है, अर्थात तमिल राज्य इसमें शामिल नहीं होता है, बल्कि केवल तुंगभद्रा नदी और कावेरी के जो बीच का क्षेत्र है उसे ही दक्षिणापथ का युद्ध माना गया है। इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्त में 19वें और 20वीं पंक्तियों में दिखाया गया है, उसमें उसका उल्लेख है। इस युद्ध में समुद्रगुप्त ने, दक्षिणापथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं के समूह को परास्त किया था। जो ये युद्ध था वो 12 राजाओं के साथ उसने लड़ा था और उन सभी राजाओं को उसने परास्त किया था। इसमें जो 12 राजा थे उसमें जो पहला नाम था वो था कौशल का राजा महेंद्र, अर्थात कौशल क्षेत्र का राजा था, जिसका नाम है, इन राजाओं के नाम जो है प्रयाग प्रशस्त में उत्कीर्ण है, मिलते हैं। कौशल का राजा महेंद्र था। महाकांतार का राजा व्याघ्र राज था। ये 12 राजाओं के समूह का राजा था। तीसरा था कौशल का जो दूसरा पार्ट था, इसको कोराल बोलते थे, कोराल का राजा मंटराज, कोराल का राजा मंटराज। ये दक्षिणापथ के युद्ध के 12 जो राजा थे, मंटराज था। पृष्ठपुर का राजा महेंद्रगिर था, पृष्ठपुर का महेंद्रगिर। अगला जो था वो था कोट्टर का राजा स्वामी दत्त, कोट्टर। इसके बाद एरंडपल का राजा दमन था। फिर था कांची का राजा विष्णुगोप। ये 12 राज्य और 12 राजाओं के नाम हैं जो दक्षिणापथ का युद्ध समुद्रगुप्त से लड़ते हैं। अदमुत का राजा नीलराज, और अगला था बेणी का राजा हस्तिवर्मा।
फिर था देवराष्ट्र का राजा कुबेर, और जो 11वां राजा था वो था कुलपुर का राजा धनंजय, कुलपुर का राजा धनंजय। और 12वां राजा था वो था पालक का राजा उग्रसेन। तो ये सब राजा थे 12 राजाओं के समूह से समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ का युद्ध लड़ा था और उसमें इसने विजय प्राप्त की थी। अगर हम देखते हैं तो इसमें से कौशल का मतलब है दक्षिणी कौशल, इसे दक्षिण का कौशल माना गया है। और इसके चूंकि प्राचीन इतिहास में जो कौशल है वो श्रावस्ती का क्षेत्र माना जाता है, तो जो दक्षिण का कौशल है इसमें रायपुर जिला जो कि मध्य प्रदेश का बिलासपुर है वो जिला, और उड़ीसा का संभलपुर जिला आता है। इसी प्रकार से महाकांतार में ये उड़ीसा क्षेत्र में स्थित जयपुर का वन प्रदेश था जिसे कि महावन भी कहा गया है। कोरास के बारे में या कोराल के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन इसे दक्षिण भारत का एक जो क्षेत्र है कोरांग वो गांव माना गया है कि वहां का वो राजा था। इसी प्रकार से पृष्ठपुर का प्रश्न जो नाम है वो पठारपुरम माना गया है। कोट्टर उड़ीसा जिले में स्थित कोतूर नामक स्थान को माना गया है। एरंडपल की जो पहचान की जाती है वो आना जिले में इसी नाम का एक गांव है उससे की जाती है। कांची, आज का जो कांचीपुरम है वो है, और यहाँ का जो राजा विष्णुगुप्त था शायद वो पल्लववंशी राजा था। इसी प्रकार से कांचीपुरम का और कोई नाम चूंकि नहीं मिलता है तो इसे ही कांचीपुरम माना गया है। और जो नेल्लोर या ये दमन का जो राजा है वो माना गया है कि वो नेल्लोर नामक स्थान का है। इसी प्रकार से जो हर्षवर्मन जो बेडी का राजा था उसे माना गया है कि ये कोई शालकंपन वंशी राजा था, और पालक को जो माना गया है वो पालक्कड़ नामक स्थान को माना गया है। तो इस प्रकार से कई ऐसे जो राजा थे जिनके राज्य आज भी हमको दिखाई पड़ते हैं कि वो आज भी किसी ना किसी नाम से भारत में वो स्थान दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से जो देवराष्ट्र नामक स्थान है ये आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में स्थित जिला में एक परगना है उसको माना गया है। और जो ये कुलपुर है इसकी पहचान पोल्लूर नामक स्थान पर कुट्टलपुर नामक स्थान से की जाती है। तो ये ऐसे जो क्षेत्र हैं जो आज भी दिखाई पड़ते हैं। और इन 12 राजाओं के समूह के साथ समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ का युद्ध किया गया था। समुद्रगुप्त ने इन समस्त राजाओं को परास्त किया था, लेकिन परास्त करने के बाद उसने इन 12 राज्यों को स्वतंत्र भी कर दिया था। इन सभी 12 राजाओं ने या 12 राज्यों ने समुद्रगुप्त को ही अपना राजा मान लिया था, अर्थात उसने इन राज्यों को जीता और जीता हुआ राज इन्हीं राजाओं को वापस कर दिया था। और उन लोगों ने सामूहिक रूप से मान लिया था कि हम समुद्रगुप्त के ही अधीन शासक हैं, अर्थात समुद्रगुप्त को उन्होंने अपना अगला राजा मान लिया था। दक्षिणापथ विजय के बाद समुद्रगुप्त को जो अगला युद्ध लड़ना पड़ता है वो आर्यावर्त का युद्ध लड़ना पड़ता है। इसे आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध बोलते हैं। आर्यावर्त का प्रथम युद्ध के बाद आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध क्यों लड़ना पड़ा, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि जब समुद्रगुप्त दक्षिण भारत में अपने विजय अभियान में लगा था तो उस समय उत्तर भारत के राजाओं ने अपने को पुनः स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसलिए
जब समुद्रगुप्त दक्षिणापथ की विजय के बाद वापस लौटता है, तब समुद्रगुप्त आर्यावर्त का इस अभियान में उन्मूलन अभियान चलाता है। जो आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध था, ये उन्मूलन अभियान था, अर्थात जिन राजाओं ने, हारे राजाओं ने अपना सर फिर से उठा लिया था, उनका उन्मूलन इस अभियान में उसने किया था। इस नीति को प्रसभो हरण नीति भी कहा गया है। उन्मूलन अभियान को प्रसभो हरण नीति भी कहा गया है। आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध अगर हम देखते हैं तो ये समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण के युद्ध में अपनाई गई नीति, जिसे कि ग्रहण मोक्षानुग्रह बोला गया है। ग्रहण मोक्षानुग्रह, ये दक्षिण भारत की नीति थी। इसको आप जरूर ध्यान दें कि आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध, जिसे कि उसका उन्मूलन अभियान बोला गया है, अर्थात प्रसभो हरण नीति बोली गई है, वो दक्षिण के ग्रहण मोक्षानुग्रह से टोटल विपरीत थी। क्या थी ग्रहण मोक्षानुग्रह? अर्थात इस नीति में समुद्रगुप्त ने जिन राजाओं से राज्य जीता था, जीतने के बाद अपनी अधीनता स्वीकार करने के पश्चात उनको वो राज्य फिर से वापस कर दिया था। ये थी ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। लेकिन जो प्रसभो हरण नीति थी, इसमें समुद्रगुप्त ने इन राजाओं का पूरी तरह से दमन किया, उनका उन्मूलन किया, उनका विनाश किया और उनके राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया, क्योंकि ये एक बार उससे हारने के बाद दोबारा उसके खिलाफ सर उठाए थे। इसलिए उसने आर्यावर्त के द्वितीय अभियान में उन्मूलन अभियान चलाया, अर्थात उनका पूरी तरह से विनाश किया और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। आर्यावर्त का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि उन्मूलन अभियान चला था, इसमें 9 राजाओं के नाम मिलते हैं। आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में हमने आपको 3 राजाओं के नाम बताए थे, लेकिन इसमें 9 राजाओं के नाम मिलते हैं। इसका प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन है, लेकिन इन 9 राजाओं के राज्य का कोई नाम नहीं मिलता है। फिलहाल मैं आपको इन 9 राजाओं के नाम बता देता हूं, जो आर्यावर्त के द्वितीय उन्मूलन अभियान में जिनका विनाश किया गया था। उसमें पहला नाम है रुद्रदेव। रुद्रदेव, इसके बाद मत्तिल या मतिल बोलते हैं, फिर थे नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, अगला था नागसेन, जो पहले युद्ध में भी लड़ा था, और अच्युत, ये भी पहले युद्ध में था, नंद, और जो अंतिम राजा था वो था बलवर्मा। तो इन 9 राजाओं द्वारा उत्तरा आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, लेकिन समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को परास्त करके उनके राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। अगर हम देखते हैं तो इन शासकों के राज्यों का ठीक ठीक कोई जानकारी प्रयाग प्रशस्त में नहीं दिया गया है, लेकिन जो इतिहासकारों का कथन है उनके अनुसार जो रुद्रदेव था वो संभवतः कौशाम्बी और उसके आसपास का राजा था, क्योंकि यहाँ से रुद्र के नाम के कुछ सिक्के मिलते हैं। इसी प्रकार से जो मत्तिल की पहचान की गई है, उसे बुलंदशहर क्षेत्र का राजा माना गया है और इस भाग में भी उसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। नागदत्त की पहचान संदिग्ध है। चंद्रवर्मा को पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा जिले का राजा माना गया है, क्योंकि वहां के पश्चिम बंगाल के सुसुनिया पहाड़ी से उसके कुछ लेख मिलते हैं। गणपति नाग और नागसेन को नाग वंश का शासक माना गया है, और ये माना गया है कि गणपति नाग जहां पर मथुरा का शासक था, वहीं पर नागसेन मध्य प्रदेश के पद्मावती का शासक था।
अच्युत को हमने आपको पहले ही बताया है कि वो अहिछत्र या बरेली या रामनगर का राजा था। नंदवर्मा और बलवर्मा के राज्यों की सही पहचान नहीं होती है। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध के परिणाम के स्वरूप समुद्रगुप्त ने समस्त उत्तर प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था और मध्य प्रदेश का भी एक हिस्सा उसके मतलब अधीन हो गया था। तो आर्यावर्त के प्रथम युद्ध से भी समुद्रगुप्त के साम्राज्य में काफी बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि तत् समय का या उस समय का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ही काफी बड़ा था और उसमें वो मध्य प्रदेश जैसे भी राज्य को पा जाता है। इसके बाद समुद्रगुप्त की जो अगली विजय होती है उसे बोलते हैं आटविक विजय। आर्यावर्त प्रथम, आर्यावर्त द्वितीय और दक्षिणापथ के बाद जो समुद्रगुप्त की विजय होती है वो होती है आटविक विजय। अब आटविक विजय क्या है ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। आटविक विजय में उसने उत्तर प्रदेश और के क्षेत्र में गाजीपुर जिला और मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र के जो बीच फैले राज्य थे उनको जीता था। जब समुद्रगुप्त दक्षिणापथ के अभियान पर जा रहा था, दक्षिण के अभियान पर जा रहा था, तो आटविक क्षेत्र अर्थात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मध्य प्रदेश के जो है जबलपुर के बीच के स्थान के जो राज्य थे, इन्होंने समुद्रगुप्त के दक्षिण के अभियान के समय उसके अभियान में अवरोध उत्पन्न किया था। इसलिए समुद्रगुप्त ने इन क्षेत्र के राजाओं को जीत करके, जिन्हें कि आटविक राज्य बोलते हैं, इन्हें भी अपने नियंत्रण में कर लिया था। इसके बाद उसने सीमावर्ती राज्य पर भी अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया, जिन्हें कि प्रत्यंच राज्य बोलते हैं। प्रत्यंच राज्य जो होते हैं वो सीमावर्ती राज्य थे। इसके अंतर्गत था समतट, प्रत्यंच राज्य में था समतट, जो कि पूर्वी बंगाल या आज का जो बांग्लादेश है वो क्षेत्र था, अर्थात समतट में बांग्लादेश था, आज का बांग्लादेश और उस समय का पूर्वी बंगाल। कामरूप आप जानते ही हैं कि असम का जो केंद्रीय भाग है वो था। ये प्रत्यंच राज थे। कर्दपुर को जालंधर माना गया है। और नेपाल, ये प्रत्यंच राज्य थे, अर्थात समुद्रगुप्त की अधीनता ये राज्य स्वीकार करते थे। यहाँ के राजा समुद्रगुप्त से भयभीत रहते थे और उन्होंने बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया था और समुद्रगुप्त को वो प्रत्येक वर्ष कर देते थे। इन राज्यों के जो राजा थे वो समुद्रगुप्त को प्रणाम करने के लिए उसकी राजधानी को भी जाते थे। इसके बाद समुद्रगुप्त ने शकों पर और कुषाणों पर भी अपने प्रभुत्व को कायम किया था, अर्थात उनको भी परास्त किया था। तो हम देखते हैं कि आर्यावर्त का प्रथम अभियान, दक्षिणापथ का अभियान, आर्यावर्त का द्वितीय उन्मूलन अभियान, आटविक राज्यों पर विजय, प्रत्यंच राज्यों पर विजय, अर्थात शक और कुषाणों पर विजय, इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने एक विशाल राज्य की स्थापना भारतवर्ष में की थी और उसने गुप्त शासन को भारत में काफी क्षेत्र तक प्रसार उसका किया था, अर्थात उसको काफी दूर तक फैलाया था। तो समुद्रगुप्त द्वारा एक विशाल भूखंड पर शासन किया गया था। समुद्रगुप्त के काल के अगर हम जो पदाधिकारी देखते हैं तो उसमें हमको एक दो ऐसे पदाधिकारी मिलते हैं जो कि एक नए नाम होते हैं, जैसे कि संधि विग्राहक। संधि माने होता है मेल मिलाप या मित्रता, विग्राहक माने होता है दुराव या दूरी पैदा होना या विग्रह करना, अर्थात संधि और युद्ध का जो मंत्री था उसे संधि विग्राहक कहते थे। तो समुद्रगुप्त के समय में संधि विग्राहक नामक भी एक पदाधिकारी होता था और इसके अधीन विदेश विभाग होता था और हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक
मंत्री था। और फिर से मैं बताता हूं कि इसी ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो दूसरा पद हम देखते हैं वो खाद्य पाकिक होता था, अर्थात राजकीय भोजनालय का यह अध्यक्ष होता था। समुद्रगुप्त के समय में खाद्य पाकिक का जो पद था वो ध्रुवभूत नामक व्यक्ति के पास था। इसके साथ उसके पास कुमारामात के अंतर्गत विषयपत, राज्यपाल, सेनापति आदि आते थे, मंत्री आते थे। और पुलिस विभाग का जो सबसे बड़ा पद होता था वो महादंड नायक होता था। और महादंड नायक का जो पद होता था वो एक हिसाब से फौजदारी का न्यायाधीश भी होता था। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में यह पद भी हर्षेण के पास था। तो हम देखते हैं कि गुप्त काल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में हमें दो पद ऐसे मिलते हैं, खाद्य पाकिक और संत विग्राहक, जो कि इससे पहले हमें किसी राजा के काल में नहीं मिले हैं। और प्रयाग प्रशस्ति में इन दोनों का वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति में भुक्ति और विशेष शब्द प्राप्त होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रांत और जनपद। तो समुद्रगुप्त का जो इतिहास है वो गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ राजा का इतिहास माना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम से प्राप्त गद्दी के बाद समुद्रगुप्त ने उसमें काफी स्तर तक प्रसार ही किया था और गुप्त साम्राज्य को एक विशाल साम्राज्य का रूप उसने प्रदान किया था। समुद्रगुप्त की इतनी विजय को ही देख करके इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का जो शासन देखते हैं या उसके जो सिक्के या उसके जो साक्ष्य मिलते हैं उसमें हम देखते हैं कि वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। जहां पर उसने एक तरफ से जिस अभियान में गया वो अभियान में वो युद्ध जीतता ही गया। बीड़ा वादन में उसमें प्रवीण, संगीत में उसमें प्रवीण, आर्केड में उसमें प्रवीण, अर्थात वो कई कलाओं में निपुण था। और जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान था जिसे कि वसुबंध जानते हैं, वो भी समुद्रगुप्त के शासन काल में उनका मंत्री था। तो आज जो हमने अध्ययन किया वो गुप्त काल के एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त का अध्ययन किया है। इसके बाद हम अगले वीडियो में समुद्रगुप्त के बाद गुप्त शासन में कौन कौन से राजा आते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।